हाय स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसमें हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो शुरू करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि वह तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है अपना फूड स्वयं नहीं बना सकता, इसीलिए वो प्लांट या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड हेंस डिपेंड अपॉन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, जो कि हम मेनली तीन टाइप्स के पढ़ेंगे। जिसमें पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल्स और एनी अदर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस तरह के सैप्रोफिटिक उस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं सड़े गले चीज़ों के साथ या फिर मरे हुए जानवरों के डेड बॉडी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं फंजाई, जिसमें आते हैं राइजोपस, मोल्ड्स, मशरूम एक्सेट्रा एंड बैक्टीरिया आल्सो। ठीक है, तो ये करते कैसे हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। एक्स्ट्रा है, ये दिया नहीं गया है आप में, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करते हैं, जो भी इनके सामने बॉडी होती है, डेड बॉडी पड़ी हुई होती है सड़ी गली, इसके ऊपर वो जो है एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे वो कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट जो होता है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है और जिससे वो अपना जिसको वो एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप नेक्स्ट टाइप होता है पैरासिटिक। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें सामने वाले को बिना मारे ही उससे न्यूट्रिशन ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर रह के या बाहर रह के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं। ठीक है, अगर हम इसको भी डिफाइन करें तो पैरासाइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स भी दो टाइप्स के, तो जिसमें पहला होता है एंडोपैरासाइट, दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो लिव इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं एस्कैरिस, प्लाज्मोडियम, वही मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है। ठीक है, अगला है ट्रिपानोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फिर तीसरा है लश्मेनिया जो कि कालाजार डिजीज होता है उसको कॉज करता है। नेक्स्ट इज एक्टोपैरासाइट्स, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि लिव ऑन द आउटसाइड बॉडी, मतलब कि ये बॉडी के बाहर रह के अपना न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल है लीच, मॉस्किटो, टिक्स एंड लाइस। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप इज होलोजोइक। आओ इसको समझें। होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है पहले सामने से फूड को अपने अंदर लेता है, उसके बाद उसे तोड़ता है, फिर अब्जॉर्ब करके उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ठीक है, जिसमें मोस्टली एनिमल्स आते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, अब ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो हैं जो ओनली प्लांट्स पे फीड करते हैं, मतलब सिर्फ प्लांट खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। एग्जांपल्स काउ एंड बफेलोस। द सेकंड टाइप इज कार्निवोरस, जिसमें जो होता है ये ईट फ्लैश, मतलब कि ये मांस खाते हैं। ठीक है, ये मांसाहारी होते हैं। इसमें एग्जांपल होता है मेनली लॉयन एंड टाइगर। नाउ थर्ड टाइप इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो फीड अपॉन बोथ, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, जिसमें आते हैं डॉग, क्रो, एंट एंड ह्यूमंस, मतलब हम भी ओमनीवोरस में आते हैं। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है और ये सिंपलेस्ट होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होता है। अभी हमने पढ़ा होलोजोइक, इसमें क्या करता है, वो पहले क्या करता है, खाने को लेता है, फिर उसको तोड़ता है, उसके बाद अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उससे एनर्जी प्राप्त करता है। तो अमीबा के में भी हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो कि है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे इंजेशन, मतलब पहले खाने को अंदर लिया जाएगा। तो अगर है इसको बताएं तो इट हैज़ नो फिक्स्ड माउथ, मतलब इनके पास कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता है और ये फूड को इंजेस्ट करते हैं टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया।
ठीक है। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया होता है सिंपल एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कि जो सबसे ऊपर की इनकी मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ एक्सटेंशन करते हैं और ऐसे मुंह तरह का, मतलब मुंह के जैसे बना के और एक फूड वैक्यूल क्रिएट करते हैं और उसमें उस खाने को ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। खाना ले लिया, अब क्या होगा? अब होगा जब फूड वैक्यूल से वो खाने को अंदर लिया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के सिंपल वन में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ा जाएगा और जिससे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करके, जिसको बोलेंगे लाइजोसोम से सिक्रेट करके, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके उस खाने को तोड़ा जाएगा। ठीक है, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। ठीक है, खाना खा लिया, तोड़ भी लिया, पचा भी लिया, अब उसको बात करेंगे अब्जॉर्ब करने की। ठीक है, अब्जॉर्ब कैसे होगा? तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पास आउट कर दिया जाता है वैक्यूल से सेल और साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म वही होता है जो बीच में होता है और जहाँ से सबको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब जो फूड वैक्यूल होता है इज नाउ लेफ्ट विथ ओनली इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका मतलब वो है कि जो खाना, मतलब जो खाना नहीं पच पाता या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अब वही छोड़ के बाकी सब आगे बढ़ा दिया जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद होगा कि नाउ द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। अब जो एब्जॉर्ब फूड है अब उसको यूटिलाइज करेंगे, उसी को बोलेंगे एसिमिलेशन। अब जो सम ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू मेक बॉडी पार्ट्स रिजल्टिंग ग्रोथ ऑफ अमीबा। मतलब जो कुछ उसमें से जो रहेंगे, जो मतलब एनर्जी रहेगा, उससे जो होगा वो एनर्जी उससे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, और कुछ जो एब्जॉर्ब फूड होंगे वो अमीबा की ग्रोथ में काम आएंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट इज इजेशन। इजेशन में ये होता है कि जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब जो नहीं पचा उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इनके पास कोई वैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर देंगे और उसी से जो भी होता है उसको बाहर निकाल देंगे। रप्चर करना में होता है कि अपने जो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा तोड़ देंगे और वहीं से सबको, मतलब जो भी उसके वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अमीबा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर है और इनके पास लेकिन डेफिनिट शेप होता है, मतलब इनके पास खाने के लिए एक डेफिनिट शेप होता है। ठीक है, जिससे वो फूड को अंदर लेंगे। ठीक है, जिसको ओरल ग्रूव कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिससे वो खाने को लेंगे उसे बोलेंगे ओरल ग्रूव। ठीक है, तो फूड इज मूव्ड टू द ओरल ग्रूव बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। इनके इनके जो पूरे बॉडी में सीलिया होता है, सीलिया से इनकी पूरी बॉडी जो है कवर होती है। ठीक है, और इनके वो चप्पल नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर टाइप्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बार फूड एंटर कर लिया सेल में तो ये जो होता है वो फूड वैक्यूल से उसको सराउंडिंग, मतलब उसको घेर लिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बरसात कर दी जाती है जिससे उसको तोड़ के डाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। उसके बाद वही सब होगा जो अमीबा में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हमारे अंदर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हम लोग जो है वो वोमनीवोरस होते हैं। ठीक है, हमारे पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जैसा कि और भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को जो हम लोग खाएंगे उसे ब्रोकन डाउन, मतलब उसको तोड़ा जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। वही जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, इसका मतलब हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब ये दो मेन पार्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंडेड होता है माउथ टू एनस, मतलब मुंह से लेके पीछे तक पूरा एक्सटेंड होता है, एक ट्यूब की तरह होता है। ठीक है, अब इसके पास डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब सुनो, इसको ध्यान से सुनना, मैं मुंह से लेके अंत तक पूरा जाऊंगा, उसको अच्छे से सुनना। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल में सारा कवर हो गया। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ठीक है, इनके पास डक्ट्स होता है जिसमें
डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रेशंस होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये भी इंक्लूडिंग करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे माउथ। माउथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा माउथ है। अब माउथ का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो डाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले माउथ में ही होता है, मतलब माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। अब फूड जो होता है माउथ से ही अंदर जाता है, पता ही होगा। हम लोग खाना खाते हैं मुंह से, जो खाना होता है वो अंदर जाता है, ठीक है। अब माउथ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, टंग और टूथ, इनके क्या रोल होते हैं। तो टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि बक्कल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी मतलब ये जो जीभ, जीभ देख रहे हो, जीभ जो सा किस पे होता है, ये बक्कल कैविटी, ये जो जबड़ा होता है, जबड़ा के नीचे जो होता है इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। उसी के फ्लोर मतलब कि छत पे ये जो होता है ये होता है, ठीक है, जो कि फूड को सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करता है। हमने खाना खाया, उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि उसको जितना हम लोग च्यू करेंगे, जितना मतलब उसको मैस्टिकेट करेंगे, उतना अच्छा खाना पचेगा, ठीक है। तो जीभ में होते हैं लार, एंजाइम्स, वो भी एंजाइम्स ही होते हैं। लार भी एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा से खाने को मिक्स करते हैं, उसके बाद उसका वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है 30% स्टार्च हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब टीथ, टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि अपर और लोअर जा पे प्रेजेंट होता है, जो कि मैस्टिकेटिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब फूड को कूचने में हेल्प करता है, उसको एकदम मतलब उसको एकदम लुगदी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब एक टॉपिक है माउथ मतलब टीथ में डेंटल फॉर्मूला, मतलब कि कितने कितने दांत होते हैं, मतलब और 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे पास, जिसमें होता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर हम मिल्क टीथ मतलब जो बच्चों में होता है उसकी डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो वो होगा 2120/2120। अब इसका मतलब क्या, तो सुनो, अब इसको हम अगर लाइन से अकॉर्डिंग इसके देखें तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 0 मोलर। वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क टीथ में मोलर अब्सेंट होते हैं, मतलब बच्चों में मोलर्स नहीं होते हैं। अगर इसको हम 2120 को ऊपर और नीचे 4 पार्ट होते हैं, मान लो हमारे अपर जॉ में, ये जानते हो डेंटल फॉर्मूला कैसे होता है। मान लो ये हमारा अपर जॉ होता है, ठीक है। अब ये अपर जॉ और लोअर जॉ में उसको बेस से काट दो, कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। अब क्या करो, अब 2120, ठीक है, अब इसको एक बार ऐड करो, कितने हो गए 2120, मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो 212 मतलब 5, ठीक है। अब 5 ऊपर 5 नीचे, ऐसे ही 4 पार्ट, तो 5 × 4 कितना हो गया 20 टीथ। मतलब मतलब जो मिल्क टीथ होता है वो कितना होता है, उनके 20 टीथ्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जो परमानेंट टीथ होता है जो हम बच्चों में मतलब जो बड़ों में होता है, उसमें होता है 2123, मतलब 2 इंसीजर, 2 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, मतलब हमारे यहाँ मोलर आ जाता है। अब इसको अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2123 कितना हो गया, 3 2 5 1 6 2 8। अब 8 × 4 करो, कितना हो गया 32 हो गया। मतलब क्या बोलते हैं कि बड़ों में 32 ही होता है, मतलब 32 दांत होते हैं। अगर ये तो मैं तुमसे ये पूछूं कि इंसीजर कितना हुआ, चारों अगर हमको मैं पूछूं कि कितने इंसीजर होते हैं एक परमानेंट टीथ में, बताओ, सोच के बताओ, कमेंट करना मुझे। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए कि परमानेंट टीथ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये तो मुझे डेंटल फॉर्मूला से निकाल के दिखाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी में एक एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है डेंटल कैरीज नाम से, ठीक है। डेंटल कैरीज बेसिकली टूथ डीके होता है, जब दांत में खराबी हो जाती है। इसमें क्या होता है ना कि ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनेमल एंड डेंटाइन। तो देखो दांत के 3 पार्ट होते हैं, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एनेमल बोलते हैं, ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला होता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनेमल होता है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब जो उसके ऊपर कैल्शियम होता है वो मतलब कम होना शुरू हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है, टूथ डीके शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे शुरू होता है, begins when bacteria acting on sugar produce acids that softens और डीमिनरलाइज द एनिमल। तो इनके जो बैक्टीरिया होते हैं ना
वो शुगर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि एसिड टाइप में होता है। अब एसिड जो होता है वो जो एनामल का होता है वो डीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक बात बताओ, एक बैक्टीरिया होगा तो वहाँ पे वो डिवाइड कर लेंगे, तो ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया डिवाइड कर लेते हैं और एक साथ मिलके वहाँ पे शुरू कर देते हैं अपना काम करना, और वहाँ पे फिर जमा देते हैं प्लेक। प्लेक में होता है एक पीला पीला एक पदार्थ होता है जो दांत के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब सलाइवा कांट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्लाक कवर द टीथ एज ए प्लाक कवर्स द टीथ, मतलब प्लाक उस पूरे दांत को कवर कर लेता है। इसकी वजह से जो सलाइवा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि सलाइवा में इतनी ताकत होती है कि वो उन एसिड्स को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वहाँ तक सलाइवा पहुँचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दांत को पूरा प्लाक से, पूरा वो जो बैक्टीरिया प्लाक जो प्रोड्यूस करते हैं वो उससे पूरा दांत को ढक दिया जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि पहाड़ पे मान लो बर्फ़ की चद्दर ढक गई हो, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं। और अगर ये अनट्रीटेड रहा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पल्प में वहाँ पे पल्प जमा देंगे, जो कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन भी वहाँ पे क्रिएट कर सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है, जो कि थ्रोट के पीछे वाले पार्ट में होता है। अब द मैस्टिकेटेड फूड पासेस इनटू एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स से ही एसोफेगस में। अब मैं आपको क्या बताया था एलिमेंट्री कैनाल में, मैंने जो 6-7 नाम लिए थे उसी सीरियल वाइज में खाना अंदर की तरफ आता जाएगा, ठीक है। और फेरिंग्स देखो क्या होता है, फेरिंग्स मैंने ऊपर बोला कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसलिए कभी कभी देखो जब हम कभी सोच में होते हैं, खाना खाते रहते हैं, हमें खाना अटक जाता है तो तुरंत हमें खांस के उसको बाहर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसेज तो कॉमन है, ठीक है, तो अगर वो एयर वाले में चला जाता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए खाना ध्यान से खाया करो, मतलब आराम से खाने पे सिर्फ ध्यान दिया करो। नेक्स्ट इज एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है? ये भी एक मस्कुलर ट्यूब होता है एसोफेगस, ठीक है, जो कि फूड को कैरी करता है माउथ से लेके स्टमक तक, ठीक है, ये भी एक साथ ही होता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस में जाएगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक एसोफेगस एक लंबी नली की टाइप होती है जो कि स्टमक तक जाती है, ठीक है, जो खाना पहुंचाती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक समझ रहे हो, उस डंडी में, उस लंबे ट्यूब में एक कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, ठीक है, जिसे बोलेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, उस मूवमेंट को जो कि खाने को पहुंचाता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खाने को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, वही मूवमेंट चलता रहता है उसमें जो कि खाने को आगे बढ़ाता है। और यहाँ पे कोई डाइजेशन अकर नहीं होता, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, खाने पहुंचाने का ही इसका मेन रोल होता है। नाउ नेक्स्ट स्टमक की बात करें, अब खाना स्टमक में पहुंच गया। अब ये लार्ज जे शेप्ड, इसकी शेप जानते हो? जे शेप होता है, जे शेप, कभी देखो उसको ध्यान से, तो ये जे शेप होता है। मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक मस्कुलर बैग की तरह दिखता है, कभी स्ट्रक्चर देखो, मैं दिखा दूंगा फिगर में, तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि डायाफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है। अब डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्लास 11th में अच्छे से पढ़ोगे इसको आप। डायाफ्राम में होता है, नीचे होता है, ठीक है। अब इसके 4 मेन रीजन होते हैं, 4: कार्डियक, फुंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। जंक्शन जो होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, उसको बोलेंगे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है, जो कि फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात होगी एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से सुनना, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहला पढ़ेंगे हम सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है? ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने आपको बताया जो माउथ में होता है, ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ये एक एनर्जी सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, कंटेन्स एन एनर्जी कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में भी जो इम्पॉर्टेंट पेयर होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, मतलब कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमंस में मिलते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगल। ये आगे आप अच्छे से पढ़ोगे, अभी इसको आप शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। तो जो पैरोटिड मैंने बोला वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बीनीथ ईच ईयर, मतलब दोनों कानों के पास होते हैं। सेकंड है सब मैंडिबुलर,
वो जस्ट सिचुएटेड क्लोज टू द इनर साइड ऑफ लोअर जॉ एंड ईच साइड, मतलब ये लोअर जॉ में मतलब कि वो होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज सबलिंगल। सबलिंगल मतलब जीभ के नीचे, बिलो, ठीक है। अब आगे दूसरा ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टमक के वॉल पे पाया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहले होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl होता है, HCl का भी रोल होता है हमारे मतलब डाइजेशन में, ठीक है। तो HCl जो होता है वो अगर खाने में कोई बैक्टीरिया है तो सबसे पहले उसको ख़त्म करने का काम करता है अगर कुछ है, ठीक है। और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि 2 के आसपास के pH का होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, HCl जो होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसे ये एक्टिवेट करता है और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन जो होता है, जो कि अभी मैंने बताया, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। और इसमें होते हैं म्यूकस। अब म्यूकस किस लिए काम आता है, ठीक है। अब जो HCl का सिक्रेशन होता है, HCl मतलब होता है एसिड। अब जो एसिड होता है ना, कहीं बॉडी के जो वॉल को है वो ख़राब ना कर दे, या फिर जो बॉडी जो मसल्स हैं वो उसको मतलब जला ना दे, इसीलिए वहाँ पे एक म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि उसके प्रभाव को कम कर सके। मतलब इसीलिए देखो हमारे बॉडी में इतनी HCl है फिर भी कभी हमारे स्टमक को कुछ होता नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस जो होते हैं वो सिक्रीट होते रहते हैं, जो कि स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला डाइजेस्टिव ग्लैंड है लीवर। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि लीवर में बना होता है, लेकिन जो स्टोर होता है वो होता है गाल ब्लैडर में। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ होता है, जो ये बनता तो लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। अगला है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है वो पैरेलल और बीनीथ द स्टमक, मतलब स्टमक के पास ही होता है, लगभग पैरेलल में होता है, ठीक है। जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है, इसको वो कैरी करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं। तो द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड दैट सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस कंटेनिंग, ठीक है। तो जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करते हैं, जिसमें होते हैं अमाइलोटिक, प्रोटियोलिटिक एंड लाइपोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन एंड लाइपोलिटिक मतलब लाइपेज टाइप, मतलब जो कि शुगर होते हैं उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है हमारी बॉडी में, ठीक है। डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है अब उसे अच्छे से हम समझेंगे। तो जो होलोजोइक, अब मैंने पहले बताया कि हम लोग जो होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिसमें 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद आता है आपका अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और उसके बाद आता है इजेशन, जिसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से समझें। तो जो पहला पार्ट होता है इंजेशन, सबसे पहले खाना खाया जाएगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले खाने को खाएगा, जिसको बोलेंगे इंजेशन, जो कि माउथ से खाएगा, मुंह से ही खाएगा, जाहिर सी बात है, हम इंसान है, मुंह से ही खाएंगे। उसके बाद होगा उसका डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है कि सबसे पहले मुंह से ही शुरू हो जाएगा डाइजेशन, और उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स खाया, आप कितनी बार बता दिया होगा अब तक समझ में आएगा कि क्या होता है डाइजेशन का मतलब। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ के उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ के उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब डाइजेशन को अगर हम अच्छे से क्लैरिफाई करें आप लोग को, तो डाइजेशन जो होता है सबसे पहले मुंह में शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर मुंह के थ्रू वो आगे बढ़ता रहता है, हम उसको खाने को मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, और उससे माउथ से हमारा खाना आगे बढ़ता है, ठीक है। और द फूड इज मिक्सड थॉरली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल चेविंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है। मतलब वही बोल रहा है कि चबाएं और उस खाने को फिर फेरिंग्स से ओसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आगे बोलेगा, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस, ठीक है। अब ये होता कैसे, हाउ डज दिस हैपन्स, सब एनसीईआरटी की लाइनें, इसको अच्छे से हम समझो बस, ठीक है।
समझो। द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स। वही चीज़ मैंने बताया, जो वॉल होते हैं फूड पाइप के मतलब एसोफेगस के, जो एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिससे खाने को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक। वही मैंने बताया, वही यहाँ पे भी बोला गया है। ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। जाहिर सी बात है, स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसको और तोड़ेंगे। ठीक है। स्टमक ने पहुंचा, अब उसको और अंदर तक पचाया जाएगा। ठीक है। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जाहिर सी बात है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा उसको जो है तोड़ा जाएगा। ठीक है। अब आगे, ठीक है, अब इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ। नाउ द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ठीक है। सारा मतलब जो ये मेन साइट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। उसके लिए उनके पास होते हैं विलाई। और विलाई क्या होते हैं? अब विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो विलाई के पास जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि उस खाने को आगे तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जो कि यूटिलाइज किया जाता है, जो हम खाना एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। जो कि हम यूज़ करेंगे न्यू टिश्यूज़ और ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने में, मतलब न्यू टिश्यूज़ को जनरेट करने में और ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने में। ठीक है। अब विलाई क्या होता है? विलाई वो होता है जो सरफेस एरिया देता है। ठीक है। विलाई जो होता है वो एक सरफेस एरिया देता है। ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाता है जहाँ पे फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। नाउ द लास्ट इज एसिमिलेशन। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अब एसिमिलेशन मतलब अब उस खाने को, मतलब जो एब्जॉर्ब है, जब एनर्जी है उसको हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। द ब्लड कैरीज digested and dissolved food to all the parts of the body where it becomes assimilated as a part of the cells. The energy is then released by the oxidation of assimilation food in the cells during respiration. मतलब ये होता है खाना मतलब खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, अब बारी होती है उसको, जो एनर्जी उससे हम लेंगे उसको मतलब हर पार्ट, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने की। उस वो लेता है जिम्मेदारी हमारा ब्लड, क्योंकि ब्लड हर बॉडी पार्ट तक हम उस एनर्जी को पहुंचा, क्योंकि ब्लड ही सबके पास है, मतलब हर बॉडी पार्ट के पास ब्लड जाता ही जाता है। ठीक है। तो इसके द्वारा सारे फूड मतलब कि बॉडी पार्ट्स को एनर्जी जो है पहुंचाया जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज एजेशन। मतलब कि जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल है वो और खाने को जो है मतलब सॉरी ये मेन साइट फॉर, मतलब यहाँ पे वाटर और मेडिसिन्स और ड्रग्स ये सब जो होते हैं ये यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। मतलब जो अल्कोहल होता है वो तो स्टमक में होता है डाइजेस्ट, लेकिन और आते आते लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा कुचा होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है एजेशन में। ठीक है। अब ये सब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है वो सॉलिड हो जाएगा। जब वाटर को जब वो अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हो जाएगा सॉलिड, उसके बाद बनेगा वो फीकल मैटर, जिसको फिर एनल पोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अब डाइजेस्टेड फूड जो कि यूज़ नहीं होता है हमारे बॉडी से, वो जो होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पौधों में होता है बचा कुचा खाना स्टोर होता है, उसको स्टार्च बोलते हैं, वैसे ही हमारे में होता है ग्लाइकोजन। ठीक है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बॉडी फिर जब आवश्यकता होता है तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और एक छोटी सी जानकारी दे दूं मैं आप लोग को, जो हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रास खाते हैं। ठीक है। और वो उसमें होता है सेलुलोज, जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए गाय के पास, मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, हर्बीवोरस के पास लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, मतलब बड़े बड़े इंटेस्टाइन होते हैं, जबकि मीट जो होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए कार्निवोरस के पास शॉर्टर होता है, जो उनका
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो शॉर्टर होता है, मतलब कि उनका जो वो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है मतलब। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को भी आज यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चंस या फिर जो मुझसे छूट रहा होगा उसे आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ कंप्लीट ही कर दिया है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, शुरू करेंगे जो हमारा लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेशन। अब उसे नेक्स्ट टॉपिक में भी ख़त्म कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी रहे, करते रहिए, और अगले 3-4 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी गलतियां हों, पहली बार पढ़ा रहा हूँ यार, इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी गलतियां हुई हों उसे आप बड़ा भाई समझ के या फिर समझ के, और गलतियां देखो बता दिया करो यार। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है, गलतियां बता दिया करो। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो। ठीक है, बढ़ते रहो, नाम रोशन करते रहो। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।